प्यारे बच्चों, सभी को मेरी नमस्कार। आप सभी बच्चे कक्षा 9th पास करके कक्षा 10th में आए हैं प्रमोट होकर के। इसके लिए आप सभी को मेरी तरफ से हार्दिक बधाई। कल मैंने आपके पास जो आपका इतिहास का जो पहला पाठ है बच्चों, यूरोप में राष्ट्रवाद, वो उसकी वीडियो मैंने भेजी थी क्योंकि उसमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, फ्रांसीसी क्रांति, इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण, वियना की संधि वगैरह, बिस्मार्क की क्या भूमिका रही। तो इस तरह से उस फ्रेंच रेवोल्यूशन के कारण वगैरह, फ्रांसीसी क्रांति के कारण, उस समय का समाज कैसा था फ्रांस की क्रांति के फ्रांस पर, पूरे यूरोप पर क्या प्रभाव पड़े, जैसे कि उस समय का समाज कैसा था यूरोप का या फ्रांस का। जैसे कि मैंने बताया था कि भाई समाज की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी। ऊपर के जो दो वर्ग थे, यानी कि पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग, उनकी स्थिति बहुत अच्छी थी। पादरी वर्ग चर्च के लोग हुआ करते थे, चर्च के बड़े बड़े अधिकारी जिनके पास अपार संपत्ति हुआ करती थी, अपार पैसा हुआ करता था, जो बड़े बड़े महलों में रहते थे। राजा तो बड़े महलों में रहता ही था, निरंकुश राजा हुआ करते थे, राजतंत्र हुआ करता था जो अपनी मनमर्जी से जनता पर शासन चलाते थे। पादरी लोग भी मनमर्जी किया करते थे। और सबसे बड़ी बात यह थी कि जो ऊपर के जो दो वर्ग थे, पादरी और कुलीन वर्ग, उन पर किसी प्रकार का राज्य का कोई कर नहीं होता था, किसी प्रकार का कोई कर नहीं देना पड़ता था। वो सभी प्रकार के करों से मुक्त रहते थे। जबकि जो तीसरे वर्ग के जो व्यक्ति होते थे, तीसरे वर्ग में मध्यम वर्ग भी आता है जिसको हम तृतीय स्टेट बोलते हैं, तो जो तीसरा वर्ग है उस पर ही करों का बोझ लादा जाता था। दोहरा बोझ विशेषकर किसानों को, मजदूरों को, फैक्ट्री वर्कर्स जो होते थे उनको झेलना पड़ता था। तो जो तीसरा वर्ग है उनकी, विशेषकर किसानों और मजदूरों की जो स्थिति थी बहुत खराब थी। भूखे मरने की नौबत उनके पास आ गई थी, महंगाई हो गई थी। और ऐसी स्थिति में देखिए, जो फ्रांस था वो लगातार युद्धों में उलझा रहा, और जो राजा था लुई 16वां, उसने अपने ऐशोआराम पर, अपनी रानी मैरी एंटोनेट के ऐशोआराम पर पानी को जो कराते थे गरीब आदमियों से, सरकारी खजाने को अपने, एक तो पहले ही खराब था। पहले ही जब लुई 16वां 1774 में जब गद्दी पर बैठा था तो राजकोष बिल्कुल खाली था, और बचा कुचा जो थोड़ा बहुत था उसको अपने ऐशोआराम पर पानी की तरह सरकारी राजकोष को खाली कर दिया। तो ऐसी स्थिति में जब कोई युद्ध होता था और जब करों की आवश्यकता पड़ती थी अपने राजकोष को बढ़ाने के लिए, तो इसका शिकार किसको होना पड़ता था? टैक्स का बोझ किसके ऊपर आता था? आम आदमी पर आता था। तो आम आदमी आखिरकार कब तक टैक्स देते? तो ये जो टैक्स का मामला है, यानी कि धन का मामला है, यही फ्रांस की क्रांति का कारण बना, इकोनॉमिक क्राइसिस विशेषकर, क्योंकि गरीब लोग, आम आदमी बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, उनका नेतृत्व मध्यम वर्ग के लोगों ने किया। तो ये आप पूरी तरह से आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको 10th क्लास का इतिहास का जो सेकंड चैप्टर है, भारत में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद, ये आपका सेकंड चैप्टर है। इतिहास हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो राष्ट्रवाद प्यारे बच्चों, भारत में क्या है भाई? देश के प्रति कर गुजरने की तमन्ना, राष्ट्र के प्रति प्रेम जागृत हो गया था, जागृति आ गई थी लोगों के अंदर। फ्रांस की क्रांति का जो प्रभाव है वो केवल फ्रांस पर ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप पर पड़ा, भारत पर भी पड़ा। राजा राममोहन राय ने जिक्र किया था, डेरोजियो ने जिक्र किया था। उन्होंने क्रांति के विचार, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व का जो नारा फ्रांस की क्रांति ने दिया था, वही नारा हमारे देश में आया कि भाई सभी समान होने चाहिए। और हमारा जो भारत है उस समय अंग्रेजी यानी कि ब्रिटिश इंग्लैंड का उपनिवेश था। इंग्लैंड साम्राज्यवादी शक्तिशाली देश रहा है, साम्राज्यवादी देश रहा है। इसने न केवल भारत बल्कि अमेरिका की 13 उपनिवेशों पर भी कब्जा कर रखा था। तो इस तरह से जब गांधी जी 1914 में दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत आए, तो उस समय उन्होंने अपने गुरु
से ये जो गोपाल कृष्ण गोखले थे, अपने इनके गुरु का नाम गोपाल कृष्ण गोखले था, गांधी जी के गुरु का नाम, तो उनसे संपर्क किया, भारत की स्थिति को समझा। तो उस समय हमारे देश की स्थिति, क्योंकि हमारा देश अंग्रेजों के चंगुल में फंसा हुआ था, गुलाम था, उपनिवेश था इंग्लैंड का, तो बहुत बुरी स्थिति थी। तो उस समय महात्मा गांधी जी ने राष्ट्रीयता की कमान अपने हाथों में ली, बागडोर को संभाला। तो उस समय जब गांधी जी भारत आए थे दक्षिण अफ्रीका से 1914 में, तो उस समय विश्व युद्ध छिड़ गया, विश्व युद्ध चल रहा था। प्रथम विश्व युद्ध जो था 1914 से लेकर के 1918 ईस्वी तक चला। और क्योंकि हमारा देश अंग्रेजों के अधीन था, इंग्लैंड ने प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया। भाई दो भागों में बटा हुआ था पूरा विश्व, एक तरफ जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, तो दूसरी तरफ रूस, इंग्लैंड, फ्रांस वगैरह थे। तो दो भागों में बटा हुआ था। इंग्लैंड भाग ले रहा था प्रथम विश्व युद्ध में। इंग्लैंड को भारतीय सैनिकों की आवश्यकता पड़ी, जरूरत पड़ी, तो उन्होंने भारतीय नेताओं से, गांधी जी से बात की कि भाई आप प्रथम विश्व युद्ध में हमारी मदद करें। और जब प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड विजय प्राप्त कर लेगा, विजयी हो जाएगा, तो हम आपको स्वराज प्रदान कर देंगे। तो अंग्रेजों ने भारतीयों को ऐसा विश्वास दिलाया गांधी जी को कि आप प्रथम विश्व युद्ध में हमारी मदद करें। तो गांधी जी ने उनकी बात पर विश्वास करके प्रथम विश्व युद्ध में तन, मन और धन से अंग्रेजों की मदद की। भारतीय सैनिकों ने पूरी तरह से प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड की सहायता की, और भारतीय सैनिकों की मदद से, भारतीय नेताओं की मदद से इंग्लैंड प्रथम विश्व युद्ध में विजयी रहा। लेकिन विजय होने के बाद अंग्रेजी सरकार ने भारतीयों को अंगूठा दिखा दिया, भारतीयों को स्वराज देने से मना कर दिया। स्वराज की बात तो बहुत दूर, स्वराज के बदले में भारतीयों को अंग्रेजी सरकार ने रॉलेट एक्ट, काला कानून जैसा काला कानून पारित कर दिया, काला कानून दे दिया उपहार में, स्वराज देने की बजाय। रॉलेट एक्ट क्या था ये आप सभी जानते होंगे बच्चों, और मैं आपको बताऊं इसके बारे में कि भाई रॉलेट एक्ट एक काला कानून था जो 18 मार्च 1919 को अंग्रेजी सरकार ने पास किया था। 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट पास किया, और इस कानून के तहत किसी भी भारतीय को बिना अपराध के खामाखाकी गिरफ्तार करके जेल में डाला जा सकता था। अंग्रेजी सरकार ने रॉलेट एक्ट क्यों पास किया? ताकि कोई भारतीय हमारे साम्राज्य के खिलाफ आवाज न उठाए। यदि कोई भारतीय हमारी सरकार के खिलाफ, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कोई आवाज उठाए, तो उसको बिना अपराध के पकड़ करके जेल में डाल दिया जाए, भय बनाने के लिए। तो इस तरह से इस काला कानून रॉलेट एक्ट का पूरे भारतवासियों ने, पूरे भारत में विरोध हुआ। इस रॉलेट एक्ट का विरोध सबसे पहले कहां हुआ? पंजाब में हुआ। डॉक्टर किचलू, सतपाल वगैरह ने किया। तो वहां अंग्रेजों ने उन दोनों को पकड़ लिया, डॉक्टर सतपाल को, डॉक्टर किचलू को, वो गिरफ्तार कर लिया अंग्रेज सरकार ने। तो गांधी जी को बड़ा दुख हुआ। अंग्रेजी सरकार अपने वादे से मुकर गई, उन्होंने स्वराज देने से मना कर दिया। महात्मा गांधी जी को दुख हुआ और रॉलेट एक्ट जैसा काला कानून पास कर दिया अंग्रेजी सरकार ने। तो और हमारे जो दो नेता थे सतपाल, किचलू वगैरह, इनको गिरफ्तार कर लिया। गांधी जी बड़े नाराज हुए। तो इस बात से दुखी होकर के, नाराज होकर के महात्मा गांधी ने 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के अंदर जलियांवाला बाग में एक सभा बुलाई। पूरे देश के जो बड़े बड़े विद्वान थे, समझदार जो लोग थे, चुन चुन करके समझदार व्यक्तियों की एक सभा आई। कहां आई? अमृतसर के जलियांवाले बाग में। तो किस बात को लेकर के? भाई विचार विमर्श करने के लिए कि भाई ब्रिटिश सरकार हमारे साथ बहुत बुरा व्यवहार कर रही है, हमने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज सरकार की मदद की, और जो वादा अंग्रेज सरकार ने हमसे किया था उस वादे से मुकर गई, हमारे साथ बड़ा विश्वासघात किया है। तो इस पर विचार विमर्श करने के लिए क्या किया जाए, कोई आंदोलन छेड़ा जाए, क्या किया जाए? तो गांधी जी ने एक सभा बुलाई अमृतसर के अंदर, और वहां आप जानते ही हैं कि भाई एक अंग्रेज अफसर जनरल नायर एक सैनिक टुकड़ी लेकर के वहां पहुंच गया, और भाई अंधाधुंध बिना पूछे ताछे शांतिपूर्ण सभा पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। उसमें हजारों लाखों व्यक्ति लोग मर गए, घायल हो गए, हजारों लोग मर गए, घायल हुए, बच्चे बूढ़े जवान सभी उस समय वहां
उसमें थे बाग के अंदर। तो इस तरह से ये घटना घटी। तो इन घटनाओं के वजह से जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया और रॉलेट एक्ट पास हो गया। इन बातों के कारण अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध लोग खड़े हो गए, विशेषकर गांधी जी को बड़ा दुख हुआ। तो इस बात से दुखी होकर के सभी ने मिलकर के गांधी जी के आह्वान पर अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध क्या चलाया गया, एक असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया अंग्रेजी सरकार ने। अंग्रेज सरकार के विरोध में महात्मा गांधी ने 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया, जिसे हम असहयोग आंदोलन बोलते हैं। अच्छा, जैसे कि भाई हम कह रहे हैं कि भाई प्रथम विश्व युद्ध में हमसे तो सहायता मांगी, बाकी जो हमारे जो भाई थे भारतीय मुसलमान जो थे, मुस्लिम भाइयों से भी अंग्रेजी सरकार ने या अंग्रेज अधिकारियों ने बात की प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कि भाई आप भी हमारी मदद करें। तो उन्होंने भी भारतीय मुसलमानों से कहा कि भाई हम जो आपका जो खलीफा है, धार्मिक नेता खलीफा हुआ करता था मुसलमानों का, तुर्की का, तो उसको हम प्रथम विश्व युद्ध के बाद बड़ा आदर देंगे, बड़ा मान देंगे, ऊंची पदवी देंगे, पूरे विश्व में उसको मतलब आपका जो खलीफा है उसको महानता के नाम से उसको पुकारेंगे, तवज्जो देंगे, सम्मान देंगे। लेकिन हाँ, इस उद्देश्य से मुसलमानों ने भी पूरी तरह से प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड की मदद की, लेकिन मुसलमानों के साथ भी विश्वासघात किया अंग्रेजी सरकार ने। उनको तुर्की के नेता यानी कि मुसलमानों का जो धार्मिक नेता होता था खलीफा, उसको सम्मान देने की बात तो अलग, उसको गद्दी से भी हटा दिया, उसका अपमान किया अंग्रेज सरकार ने। इस बात से दुखी होकर के मुसलमानों ने भी सबसे पहले 1919 में खिलाफत आंदोलन शुरू कर दिया अंग्रेज सरकार के खिलाफ। बाद में जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया 1920 में अंग्रेजी सरकार के खिलाफ, भाई असहयोग, किसी प्रकार का सहयोग मत करो अंग्रेजी सरकार का, उसकी आज्ञा का पालन मत करो। तो इस तरह से गांधी जी के आह्वान पर 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया और गांधी जी के आह्वान पर, गांधी जी के कहने पर मुस्लिम भाइयों ने अपने खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन में मिला लिया, शामिल कर लिया। यानी कि हमारे हिंदू और मुसलमान सभी ने इकट्ठे होकर के फिर ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध लड़ाई लड़ी, आंदोलन चलाया, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन, किसी प्रकार का सहयोग मत करो। गांधी जी ने कहा कि भाई हमें जो उपाधियां दी अंग्रेजी सरकार ने, जैसे कि भाई गांधी जी को उपाधि मिली हुई थी केसरे हिंद की उपाधि और रविंद्रनाथ टैगोर को सर की उपाधि मिली हुई थी, तो इस तरह से जो उपाधि मिली हुई है उनको त्याग दो, विदेशी वस्त्रों को पहनना बंद करो, उनको त्यागो। तो जो विदेशी वस्त्रों की जो दुकानें थी उन्हें आग के हवाले कर दिया गया और दूसरी बात जो वस्त्र थे या विदेशी वस्त्र थी भारतीय, उनको खरीदना शुरू कर दिया। जो बच्चे थे उन्होंने जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो इंस्टीट्यूट थी, जो सरकारी संस्थाएं थी, उनका बहिष्कार किया, वकीलों ने वकालत करनी छोड़ दी। तो इस तरह से ये आंदोलन तेज गति पकड़ता चला गया गांधी जी के नेतृत्व में। गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया था और गिरफ्तार भी कहां किया था, हमारे यहाँ पलवल रेलवे स्टेशन पर ही गिरफ्तार किया था। 1920 में ही ये जो असहयोग 13 अप्रैल को अमृतसर जा रहे थे एक ट्रेन में बैठ करके गांधी जी, और 10 अप्रैल 1919 को ही गांधी जी को पलवल रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से गांधी जी को उतार लिया गया। तो ये पलवल जो शहर है हमारा, पलवल जो जिला है फिलहाल, ये प्रसिद्ध है इतिहास में पलवल, क्यों कि यहाँ गांधी जी को पहली बार अंग्रेज सरकार ने गिरफ्तार किया था, जो अमृतसर जा रहे थे उस सभा में भाग लेने के लिए, जलियांवाला बाग सभा में। तो इस तरह से गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। गांधी जी ने ये जो असहयोग आंदोलन चल रहा था उस समय, तो गांधी जी ने ये आह्वान किया था असहयोग आंदोलन के दौरान कि भाई असहयोग आंदोलन तेजी से चल रहा था वैसे, लेकिन गांधी जी ने भारतीय जनता से आह्वान किया था कि भाई आपको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी कि बिल्कुल शांतिपूर्वक चलाना है, क्योंकि अहिंसा के पक्ष धरते गांधी जी, अहिंसा के पुजारी थे। हिंसा नहीं करनी है, तोड़ फोड़ में विश्वास नहीं करते थे गांधी जी, मार धाड़ में विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि तोड़ फोड़ करेंगे तो वो हमारा ही नुकसान होगा। सरकारी संपत्ति को
नुकसान नहीं पहुंचाना है, किसी को मारना नहीं है, किसी की हत्या नहीं करनी है। तो इस प्रकार का संदेश महात्मा गांधी जनता को देकर गए थे, क्योंकि उन्हें गिरफ्तार कर लिया था गांधी जी को। अंग्रेजी सरकार ने उनको जेल में डाल दिया था गांधी जी को पकड़ करके असहयोग आंदोलन के दौरान बीच में ही। तो ऐसा हुआ जब असहयोग आंदोलन चल रहा था, गांधी जी जेल में चले गए थे। इस बात से नाराज होकर के भारतीय जनता ने गुस्से में आकर के इस आंदोलन को और आक्रोश में आकर के और ज्यादा तेज कर दिया। और उत्तर प्रदेश में एक जगह है चौरी चौरा नामक जगह पर, वहां उत्तर प्रदेश में चौरा चौरी नामक स्थान पर 22 फरवरी 1922 को 22 फरवरी 1922 को वहां पर उत्तेजित भीड़ ने एक पुलिस चौकी को आग लगा दी और इस आग में 21 सिपाही और एक थानेदार जल करके मर गया। 21 सिपाही मर गए, एक थानेदार मर गया आग में। तो आग के हवाले कर दिया उस पुलिस चौकी को भीड़ ने, उत्तेजित भीड़ ने। जब जेल के अंदर गांधी जी को इस बात की सूचना मिली तो गांधी जी को यह समाचार सुनकर बड़ा दुख हुआ। गांधी जी जैसा कहकर गए थे वैसा जनता ने नहीं किया, जनता उत्तेजित हो गई। गांधी जी को जब ये सूचना मिली तो उनको दुख हुआ और उन्होंने जेल के अंदर ही ये ऐलान कर दिया, ये सूचना भारतीय जनता को भिजवा दे दी कि भाई आप इस आंदोलन को स्थगित कर दें। तो चौरा चौरी की घटना के कारण गांधी जी को असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा या स्थगित करना पड़ा। हालांकि गांधी जी के आह्वान पर 1922 में ये आंदोलन स्थगित हो गया, लेकिन फिर भी इस आंदोलन का अच्छा रिजल्ट निकला, अच्छे परिणाम निकले कि भाई जो भारतीय जनता थी उनके अंदर जोश पैदा हुआ और उनके अंदर ये भावना पैदा हो गई, जागृति आ गई। जो अंग्रेजी सरकार के अंदर जो भय बना हुआ था वो भय अब धीरे धीरे भारतीय जनता के बीच में से निकलता जा रहा था। हिंदू मुसलमानों में बड़ा प्रेम था, जैसे कि 1857 की क्रांति भी हिंदू और मुसलमानों ने कंधा से कंधा मिलाकर के लड़ी थी, ऐसे असहयोग आंदोलन भी चलाया, खिलाफत आंदोलन भी मिला लिया था असहयोग आंदोलन के साथ। तो उनमें बड़ा प्रेम जागृत हो रहा था। पूरे देश के लोगों ने मिलकर के असहयोग आंदोलन चलाया गांधी जी के साथ, गांधी जी के आह्वान पर। तो इसका अच्छा रिजल्ट निकला और आगे चल करके भारतीय जनता में राष्ट्रीयता की भावना आई और उनके अंदर ये भावना बैठ गई भारतीय जनता के अंदर। ये पूरी तरह से अपने मन में भारतीय जनता ने बैठा लिया कि भाई इस तरह से हम आंदोलन जारी रखेंगे और इस अंग्रेजी सरकार के खिलाफ हम लगातार आंदोलन करते रहेंगे, तो हमें एक न एक दिन अंग्रेजों को भारत से बाहर भगाने में जरूर सफलता मिलेगी और अंग्रेजों को एक न एक दिन अपना बोरिया बिस्तर बांध करके हमारे देश को आजाद करना पड़ेगा। तो ये असहयोग आंदोलन चलाया गांधी जी ने 1920 में। इसके पश्चात गांधी जी ने, देखिए राष्ट्रीयता का मतलब राष्ट्रवाद, हम इस पाठ में राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, राष्ट्रीयता की बात कर रहे हैं और गांधी जी विशेषकर महात्मा गांधी की बातें इसमें हम आपके सामने जिक्र करेंगे। तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन तो समाप्त हो गया, असफल रहा या कह लीजिए सफल नहीं हो सका। अब आगे चल करके जब 1930 आई तो 1930 में भी गांधी जी ने एक आंदोलन और चलाया था। कौन सा आंदोलन था वो? सविनय विज्ञान आंदोलन। सविनय विज्ञान आंदोलन गांधी जी ने क्यों चलाया, इसके कारण क्या थे, ये आपको बच्चों हम अगली वीडियो में बताएंगे। फिलहाल आप रॉलेट एक्ट के बारे में, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में और प्रथम विश्व युद्ध के बारे में 1914 से लेकर के 1918 तक चला था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद भाई महंगाई बढ़ गई, त्राही मच गई और जो अंग्रेजी सरकार ने जो भारतीयों का विश्वास खोया था, अंग्रेजी सरकार ने वो विश्वास खो दिया। तो इस तरह से प्रथम विश्व युद्ध के बारे में भी आप थोड़ा बहुत याद करेंगे और मेन इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन के क्या कारण थे, इसके क्या रिजल्ट निकले, कौन कौन सी परिस्थितियां बनी, इसके क्या कार्यक्रम रखे गए। तो इस तरह से असहयोग आंदोलन के बारे में पूरी तरह से इस क्वेश्चन को आप घर पर बैठ करके याद करेंगे, मेरे लेक्चर्स को सुन करके।
और कोई बात हो तो आप मेरा नंबर नोट करें। 10th क्लास आपकी है, 10वीं क्लास बोर्ड की क्लास है, अभी से आप तैयारी करते रहें बच्चों। मेरा मोबाइल नंबर और नोट कर लीजिए, सभी आप अपनी नोटबुक पर लिख लें। मेरा मोबाइल नंबर है 9813664534 9813664534। सेकंड दूसरा मोबाइल नंबर और नोट करें 9350208661 9350208661। दोबारा सुनिए 9350208661 9350208661। ये मेरे मोबाइल नंबर हैं। इन मोबाइल नंबरों पर आप कांटेक्ट करके मुझसे इस पाठ से संबंधित या पहले पाठ से संबंधित आप कोई भी पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर आपका चल ही रहा है, तो इन दोनों चैप्टरों से संबंधित आप कोई भी बात या कोई भी क्वेश्चन आप मुझसे डायरेक्ट फोन करके पूछ सकते हैं। और मैं आशा करता हूं कि पहला जो पार्ट है यूरोप में राष्ट्रवाद वो आपने क्लियर कर लिया होगा, और जो दूसरा पार्ट दूसरा चैप्टर जो चल रहा है भारत में राष्ट्रवाद, ये आप जो मैंने आज जो तैयार कराया है आपका जो फर्स्ट, ये सेकंड चैप्टर का फर्स्ट वीडियो है, पहला पार्ट है। इसको आप ढंग से सुनेंगे, समझेंगे, और कोई बात होगी तो मोबाइल के माध्यम से आप मुझसे कांटेक्ट करेंगे। तो आपने आज मेरे लेक्चर को ध्यान से सुना और मैं आशा करता हूं कि आपकी समझ में पूरी तरह से आ गया होगा। आप घर पर होमवर्क करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरी नमस्कार।